Hello everyone, today we'll be doing Introduction to Criminal Laws in India. So before doing criminal laws, we should understand that what is crime or what do we understand by crime. So whenever we say crime, crime is an unlawful act which is punishable by the state. Crime is an unlawful act which is punishable by the state. यानी कि the act that you do which is not legal, unlawful, that is your crime. Now, crime as a concept इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी कोई सिंगल या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं हो सकती है. बट कन्वीनियंस के लिए कई कंट्रीज स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं टू द वेरियस काइंड्स ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज क्राइम्स. कॉमन प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉज के बारे में यह है कि जब तक ऐसा ना हो कि कोई एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, अगर आपकी कोई एक्टिविटी लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है तब हम उसे क्राइम नहीं कहते हैं. अब जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो वो केवल किसी इंडिविजुअल को नहीं बट स्टेट को भी एक तरीके से हर्ट करता है, बिकॉज उसमें आपका इनइफेक्टिवनेस स्टेट का दिखता है. ठीक है, therefore such acts are forbidden and punishable by law. Body of laws which deals with imposing punishment on crime, उसी को हम criminal law कहते हैं. ठीक है, अब हम क्राइम को कुछ कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं. ये कैटेगरीज क्या है? क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट मोरालिटी, व्हाइट कॉलर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स. क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स बेसिकली है जो आप पर्सनल क्राइम करते हैं, आप किसी दूसरे इंसान की तरफ उस क्राइम को कमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मर्डर कर रहे हैं या फिर एग्रीवेटेड असॉल्ट, रेप, रॉबरी. All these crimes are against one person, against an individual, so that is why they are classified under the category against persons. Then we have crime against property. When we talk of crime against property, property में होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप चुरा रहे हैं, राइट? थेफ्ट विदाउट बॉडली हार्म, आप कोई बॉडली हार्म नहीं कर रहे हैं बट किसी और की प्रॉपर्टी को चुरा रहे हैं. इट कैन इंक्लूड बर्गलरी, लार्सनी, ऑटो थेफ्ट एंड आर्सन. देन वी हैव क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी. क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी कई ऐसे क्राइम्स आपके होते हैं जहां पे कोई बॉडली हार्म नहीं होता है या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी को भी एज सच हार्म नहीं करते हैं. येट ये जो क्राइम है हमें इमोरल एक्टिविटीज कहते हैं and they are not acceptable. Prostitution, आपका illegal gambling, illegal drug, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं आपके क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी के. क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी को हम विक्टिमलेस क्राइम भी कहते हैं बिकॉज इसमें कोई इंसान या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं हो रहा है बट इट्स जस्ट द मोरल्स जो कि वायलेट हो रहे हैं, राइट? एंड जनरली जो स्टेट है ऐसे केसेस का, जब भी क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होता है तो स्टेट ऐसे केसेस को टेकअप करता है अपने खुद से भी या अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उससे. देन व्हाइट कॉलर क्राइम. व्हाइट कॉलर क्राइम बाकी सब तो लाइक वर्ड से समझ में आ रहे थे बट व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसे अपने आप से समझ नहीं आएगा. सो व्हाइट कॉलर क्राइम्स की जब हम बात करते हैं ना तो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं. इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो कि हाई सोशल स्टेटस के लोग कमिट करें. अब इससे लाइक हम बहुत ही आसानी से एक व्हाइट कॉलर क्राइम जो निकाल सकते हैं कैन बी करप्शन, राइट? करप्शन, ब्राइबरी, लार्ज स्केल स्कैम्स, ऑल ऑफ दिस. सो जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आ जाते हैं. देन द लास्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई भी आपका ग्रुप होता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसे कैरी आउट करता है. अब इसमें हम कह सकते हैं कि इलीगल ड्रग्स में अगर कोई ट्रेड कर रहा है, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर योर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. नेक्स्ट दैट वी मूव फॉरवर्ड टू आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम. क्राइम के कई स्टेजेस होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका कोई क्राइम कमिट होता है. सी, सो क्राइम के स्टेजेस में पहला स्टेज दैट वी हैव इज इंटेंशन. इंटेंशन यानी कि आपका इंटेंशन है कुछ करने का. अगर ए और बी है और ए का इंटेंशन है टू कॉज सम हार्म टू बी और किल बी, राइट? देन इंटेंशन उसने बना लिया अपना मन कि उसको ये करना है. फिर प्रेपरेशन आती है कि हाँ कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो प्रेपरेशन होगी.
फिर वो मारने का अटेम्प्ट करेगा। अब अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है दूसरा इंसान मर जाए, हो सकता है जब मारने का आप ट्राई कर रहे हैं तो अपने आप को बचा ले रहे हैं, कुछ ऐसा जा रहा है जिससे हो जा रहा है, बट यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, अटेम्प्ट के बाद जब वो कमिट हो जाए, कमीशन, दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम। सो पहले इंटेंशन होता है, देन प्रिपेयर करते हैं, देन अटेम्प्ट करते हैं, एंड देन फाइनली जब अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, सो दैट इज कमीशन। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. We did the legal maxims. There we read about one legal maxim, actus non facit reum nisi mensit rea, जहाँ पे बोला गया कि आप एक क्राइम को क्राइम नहीं कह सकते, लाइक नो एक्ट कैन बी कॉल्ड अ क्राइम जब तक ये मेंटल कॉम्पोनेंट ना हो. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. एलिमेंट्स की बात करें तो क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया. एक्टस रियस क्या होता है? एक्ट, वो एक्ट जो कि अनलॉफुल है, एक्ट विच इज अ क्राइम, विच इज कंसिडर्ड क्राइम. एंड मेंस रिया इज योर गिल्टी माइंड, द इंटेंशन दैट यू वांटेड टू कमिट दैट एक्ट. Now, there are certain exceptions to these elements. That is strict liability. So we'll do strict liability later. This is a concept, and we'll do that later. In strict liability, mens rea doesn't really matter. That is considered crime. For now, just know this. Now, this mens rea also has two components. You must have an intention, like A had an intention to kill B. अब अगर B का मर्डर हो जाता है, तो अगर आपने A ने B को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसका इंटेंशन था, राइट? वो उसने इंटेंशन के साथ वो एक्ट किया जिससे B को हार्म हुआ या B मरा. सो इसके क्या दो कंपोनेंट हो गए? एक कंपोनेंट हो गया इंटेंशन, और एक हो गया कि जो एक्ट आपके इंसान ने किया है वो एक उसी इंटेंशन के साथ किया है, गिल्टी माइंड के साथ किया है. दैट इज मेंस रिया के कंपोनेंट. अभी उसके बाद भी है, इंडिया में जो वर्ड मेंस रिया है उसे आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये जो मेंस रिया है इसके एसेंस रिफ्लेक्ट हुआ है इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजन ऑफ द कोड. फॉर फ्रेमिंग अ चार्ज फॉर एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी, ट्रेडिशनल रूल जो है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया इज टू बी फॉलोड. ठीक है, ये रूल जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने रीअटरेट किया है, यानी कि बताया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज. It was held इस केस में कि mens rea by necessary implication can be excluded from a statute only where it is absolutely clear that the implementation of the object of a statute would otherwise be defeated, and its exclusion enables those put under strict liability by their act or omission to assist the promotion of law. Then we have another case, Kartar Singh versus State of Punjab. Here, the Supreme Court held that the element of mens rea must be read into a statutory penal provision unless a statute either expressly or by necessary implication rules it out. So when we did the elements of crime, we talked of an exception. Exception was strict liability. So what is strict liability? Basically, strict liability offenses ऐसे offenses होते हैं जहाँ पे आपका mens rea मैटर नहीं करता है. मेंस मतलब अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं भी था तभी भी उस एक्ट को क्राइम माना जाएगा. हो सकता है वो एक्ट आपने किया भी ना हो, आप नेग्लिजिबल भी ना हो, बट हो गया हो. अब ऐसा कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटरप्राइज है जो कि किसी हजार्डस चीज में डील करती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बोल लेते हैं एक केमिकल इंडस्ट्री है. अब वहां से क्या हो रहा है, जो एंटरप्राइज था वो नेग्लिजिबल नहीं था, मे बी किसी एक वर्कर की छोटी सी गलती की वजह से, जो जिससे शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना होता, बट उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि छोटी सी गलती की वजह से वो पूरा केमिकल लीक करना चालू कर गया. अब वो केमिकल लीक हुआ, बाहर गया, तो इससे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है. अब यहाँ पे एंटरप्राइज ने कुछ नहीं किया, वर्कर्स में भी सबकी गलती नहीं थी, एक वर्कर की छोटी सी गलती की वजह से ये हो गया. सो इसमें कोई गिल्टी माइंड नहीं था, बट क्योंकि ये चीज हुई एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द जनरल पब्लिक, इसलिए हम इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मानते हैं. यानी कि आपका माइंड गिल्टी माइंड नहीं था, स्टिल यू आर लाइबल फॉर दिस, यू हैव कमिटेड दिस एक्ट. सो जो भी प्रोसीडिंग्स होनी होंगी वो होंगी. सो दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एंड ये और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है इन वन ऑफ द चैप्टर्स दैट इज देयर इन द सिलेबस ऑफ लीगल स्टडीज.
Next topic that we have is distinction between intention and motive. One thing, a short point, आपका जो strict liability का principle था ये इंग्लैंड में originate हुआ था in the 17th century. Then we have distinction between intention and motive. अब intention और motive दो different से words हैं आपके, ठीक है. Intention की जब भी हम बात करते हैं, what is intention? इंटेंशन इज समथिंग जो कि आप विलफुली कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, आपसे गलती से या अचानक से, मतलब एक्सीडेंटली या गलती से नहीं हो रहा है. यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग अपनी पूरी इंटेंशन के साथ, यू वॉन्ट टू डू दैट, राइट. सो वो इंटेंशन हो गया. वहीं अगर हम मोटिव की बात करें तो मोटिव है अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग एन एक्ट. कि मान लीजिए ए बी को मारना चाहता था, उस तो ए का इंटेंशन है बी को मारने का, बट बी को क्यों मारना चाहता था? मे बी बिकॉज ए वॉन्टेड टू टेक ऑल द प्रॉपर्टी दैट बी हैड. सो दिस इज द मोटिव. इंटेंशन इज टू किल बी. मोटिव इज कि उसे क्यों मारना है, बिकॉज उसे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए या उसका कोई ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड दैट. देन हम फाइनली क्राइम को समझने के बाद क्रिमिनल लॉ इन इंडिया पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ. So now we do the objectives of criminal law. Now we start with the objectives of criminal law that we have. Okay. Retribution, deterrence, incapacitation, rehabilitation and restoration are the objectives of criminal law. So what is retribution? Retribution की जो theory है basically deal करती है writing of balance. यानी कि आप बैलेंस बना रहे हैं, रेट्रीब्यूशन के अंडर बैलेंस बना रहे हैं. अगर कोई एक इंसान है, उसने कुछ गलत चीज किया है, राइट, तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी ताकि वो जो गलत चीज उन्होंने की है उसको बैलेंस किया जा सके बाय द पेनल्टी दैट ही हैज टू गिव. सो इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. अगर कोई एक इंसान है जिसने मर्डर किया है, राइट, तो आप उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे हम टू बैलेंस आउट द सफरिंग जो कि विक्टिम और उनकी फैमिली ने सफर किया है. सो बेसिकली हम बैलेंस कर रहे हैं कि अगर आपने ये बुरा किया तो ये भुगतो, ताकि दूसरी साइड से भी चीज बैलेंस हो जाए. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इज डेटरेंस. सो डेटरेंस की अगर हम बात करें तो ये मेजर टूल है इन मेंटेनिंग द जनरल लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करके आप उस चीज को कंडेम करें जो चीज हो रही है, राइट. स्पेशली ये हमारे क्राइम के पर्सपेक्टिव से है. क्रिमिनल एक्ट्स को पीनलाइज किया जाता है. दे आर पीनलाइज वाई? ताकि हम दूसरे इंडिविजुअल को डिटर कर सके, उन्हें डरा सके कि वो इसे रिपीट ना करें. बिकॉज अगर वो इसे रिपीट करते हैं देन दे वुड ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द वेरी सेम थिंग, द वेरी सेम पनिशमेंट, राइट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इज इनकैपेसिटेशन. इनकैपेसिटेशन, कैपेसिटी, कोई चीज कर पाना, राइट, कैपेसिटी, एंड इनकैपेसिटेशन ना कर पाना. सो यहाँ पे क्या हो गया, इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्रिमिनल को सोसाइटी से हटा दे रहे हैं, तो अब उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो क्राइम कमिट कर पाए, बिकॉज वो सोसाइटी से दूर है, राइट. सो इनकैपेसिटेशन इज टू सेग्रीगेट द क्रिमिनल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर द क्राइम्स कमिटेड. उन्हें एक तरीके का बैनिशमेंट सफर करना पड़ता है, राइट, बाय स्टेइंग इन प्रिजन्स, एंड इन सम केसेस उन्हें कैपिटल पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इज रिहैबिलिटेशन. इसमें तो बहुत क्लियर होंगे आप लोग. रिहैबिलिटेशन इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू. सो रिहैबिलिटेशन क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एम करता है एट ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑफेंडर. यानी कि आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं. पहले वो क्रिमिनल थे बट आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी. रिहैबिलिटेशन का प्राइमरी गोल क्या है, प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस बाय कन्विक्टिंग द ऑफेंडर दैट देयर कन्विक्टिंग नहीं, बाय कन्विंसिंग द ऑफेंडर कि उनका जो उन्होंने किया दैट वाज रॉन्ग एंड दे शुड नॉट डू दैट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इज रिस्टोरेशन. रिस्टोरेशन आपका एक विक्टिम ओरिएंटेड थ्योरी है पनिशमेंट का. रिस्टोरेशन, दिस क्वेश्चन केम इन लीगल स्टडीज कि विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स is a victim oriented theory. So restoration is the answer. This is a victim oriented theory of punishment. इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसका गोल क्या है, रिपेयर करना कोई भी इंजरी जो कि ऑफेंडर ने विक्टिम पे इन्फ्लिक्ट की है,
राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी है वर्थ 10,000 उसको एकदम खराब कर दिया है कि अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है। सो यहाँ पे मतलब बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही मतलब वैसा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वहां पे आपको और बेसिकली उस प्रॉपर्टी को खरीदना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो पूरी कॉस्ट थी वो देनी पड़ेगी। तो जितना भी आपने हार्म किया आप उसको वापस लौटाते हैं। सो दैट इज रिस्टोरेशन। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ की जब हम बात करें कि क्रिमिनल लॉ क्या है, तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ इज द लॉ दैट डील्स विद द पनिशमेंट and the various crimes, right? The purpose of criminal law in India is to define a variety of crimes. Crimes को define करना. Then दूसरा क्या है? Purpose to prescribe appropriate punishment. Crime आपने ऐसे ऐसे किया तो ये crime होगा, आपने crime को define कर दिया, फिर आपने उसकी punishment बता दी, right? और फिर बताते हैं कि अगर ऐसी कोई complaint आती है तो क्या suitable investigation और trial procedure होगा। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करें इंडिया में, तो उसके कुछ सोर्सेज हैं। पहला है इंडियन पीनल कोड 1860, देन आपका सेकंड इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, देन यू हैव इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देन स्पेशल क्रिमिनल लॉज। नाउ इन एक्ट की डेट्स याद करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करने को पूछ सकता है, because there was a question related to acts का chronology, so you should try and remember it. So first of all we talk of Indian Penal Code, ठीक है। Indian Penal Code की अगर हम बात करें तो इसे 1860 में पास किया गया था। पास ये 1860 में हुआ था, बट इट केम इनटू अफेक्ट 1862 में। इट केम इनटू अफेक्ट कब? 1862 में, राइट। अब ये जो इंडियन पीनल कोड बेसिकली एक्ट है, इसमें क्या है, इसमें आपका क्राइम बता दिया जाता है एंड देन बताते हैं कि उस क्राइम में क्या क्या आता है। सो बेसिकली ये क्राइम को डिफाइन करने का काम करता है। एंड इंडियन पीनल कोड डिवाइडेड है 23 चैप्टर्स में, कंप्राइजिंग ओवर 500 सेक्शंस। इंडियन पीनल कोड आपका डिवाइडेड है 23 चैप्टर्स में, कंप्राइजिंग ओवर 500 सेक्शन। एंड जैसा कि मैंने बताया, इसमें पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं उस क्राइम के ऊपर, एंड देन क्या क्या एक्सेप्शंस उस क्राइम में होते हैं वो बताते हैं, और उसके अंदर क्या क्या ऑफेंसेस आते हैं, बेसिकली जो मैंने आपको बताया। सो किस तरीके से आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरीके से आईपीसी वो करता है। तो दिस इज हाउ आईपीसी में आपकी चीजें डिफाइन होती हैं। As mentioned above, Indian Penal Code covers the substantial part of the criminal law in India. What do we mean by covers the substantial part? अब लॉ भी ना आपके सब्सटैंशियल होते हैं और प्रोसीजरल होते हैं। सब्सटैंशियल जहां पे आपको बताया जाता है कि ये चीज क्या है, एंड यू नो उससे डील करते हैं क्राइम से कि क्राइम क्या है और क्या क्या एक्सेप्शन है उस क्राइम के कमिट होने की। देन प्रोसीजरल लॉ होता है जिसमें क्राइम के अगेंस्ट आपको कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या क्या पनिशमेंट देनी है, कैसे कैसे लाइक केस आगे चलेगा, वो होता है प्रोसीजरल लॉ। तो इंडियन पीनल कोड आपका सब्सटैंटिव लॉ है। देन ओके, सो इंडियन पीनल कोड इज अ सब्सटैंटिव लॉ। इसमें आपको क्राइम क्या है उसके बारे में बता देते हैं, उस कैटेगरी के अंदर क्या क्या क्राइम आएंगे वो पता चल जाता है, एंड देन द पनिशमेंट फॉर द सेम। बट अब अगर क्राइम कमिट हो गया है तो उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे ट्रायल होगा, ये सब आपका प्रोसीजरल लॉज डील करते हैं। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक ऐसा ही प्रोसीजरल लॉ है, राइट। ओके, नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रूल्स मिलते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इनटू ऑफेंसेस बाय द पुलिस। प्रोसीडिंग्स फिर कोर्ट में कैसे होंगे अगेंस्ट द पर्सन जिसने किसी ऑफेंस को कमिट किया है अंडर एनी क्रिमिनल लॉ, राइट। दिस इज व्हाट आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर।
नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपके ऑफेंसेस क्लासिफाई किए जाते हैं 3 कैटेगरी में, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। सो बेलेबल ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो कि अगर आप कमिट हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बेल ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि आपको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको जेल कर दिया गया है तो आप जेल से बाहर निकाले जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली हर ऑफेंस आपका बेलेबल नहीं होता, दे आर माइनर ऑफेंसेस, राइट। ऑन द अदर हैंड आपके कुछ काफी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, राइट, जिसमें अक्यूज्ड के पास राइट नहीं होता है कि वो बेल ले पाए, एंड वो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। देन वी हैव कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग अ वारंट फ्रॉम कोर्ट। कुछ ऑफेंसेस इतने सीरियस होते हैं कि पुलिस ऑफिसर बगैर किसी वारंट से उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है लोगों को। वो बगैर किसी वारंट से अरेस्ट कर सकते हैं, अपने आप से इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है ऑर्डर की टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। दैट आर द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो कि उतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत पड़ती है, एंड मजिस्ट्रेट के सामने इंसान को 24 आवर्स से पहले पहुंचा के उसके बाद उनका ऑर्डर लेके ही आप इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपका मर्डर आ सकता है, रेप वगैरह आ सकते हैं, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में थेफ्ट वगैरह आ सकता है। या दैट इज इट। देन नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, सी कुछ ऑफेंसेस में ऐसा होता है कि जो स्टेट है वो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं, एंड द अक्यूज्ड कैन कम टू एन अरेंजमेंट वेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड वो एक फाइन पे कर सकते हैं। यानी कि वो नहीं चाहते उनको जेल हो, तो जो उन्होंने क्राइम किया उसके लिए वो फाइन पे कर देते हैं क्योंकि उन्हें जेल नहीं जाना। तो कंपाउंडेबल की हाँ कुछ ले दे के उसको हटाया जा सकता है, आप ना जाएं। नॉन कंपाउंडेबल क्या है, जो इतने सीरियस है कि आप उन्हें किसी भी वे में कंपेंसेट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। यानी कि आप डेफिनेटली एक मर्डरर को आप नहीं करेंगे कि हाँ चलो अपने ऑफेंस को कंपाउंड कर लो। सो मर्डर, रेप, ये सब वगैरह नॉन कंपाउंडेबल। रेप में तो कई बार फैमिलीज मान जाती हैं, बट नॉन कंपाउंडेबल होना चाहिए। सो मर्डर इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस अगेन कैन बी थेफ्ट वगैरह। देन आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, वो क्लासिफाई करता है क्रिमिनल ट्रायल को 3 डिवीजन में, वारंट केस, समन्स केस और समरी ट्रायल। वारंट केस ऐसे केस होते हैं, मतलब ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें आपका पनिशमेंट कैन बी डेथ और इम्प्रिजनमेंट कैन बी मोर देन 2 years। सो ऐसे हर केस जहां पे आपकी डेथ सेंटेंस मिले या फिर 2 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट मिले, उन्हें हम वारंट केस कहते हैं। समन्स केस की अगर हम बात करें तो समन्स केस ऐसे ऑफेंसेस के केस होते हैं जिसमें आपकी पनिशमेंट होती है इम्प्रिजनमेंट, बट दैट इम्प्रिजनमेंट इज लेस देन 2 years। समरी ट्रायल की अगर हम बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता है। यू जस्ट नीड टू नो इतना अबाउट दिस। देन वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। सो बेसिकली ट्रायल क्या होता है, जुडिशियली एग्जामाइन करना कि एक पर्सन गिल्टी है या फिर इनोसेंट, जिस कहा गया है कि दिस पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, तो उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन। सो ट्रायल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या गिविंग ऑफ नोटिस। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या गिविंग ऑफ नोटिस में क्या होता है, पहली बात तो ये बिगिनिंग है ट्रायल का। इस स्टेज में जज को क्या करना है, एविडेंस को वे करना है गैदर्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और फिर ये तय करना है कि हाँ ये केस ले जाने लायक है आगे या नहीं, ठीक है। इन केस मटेरियल प्लेस बिफोर द कोर्ट इज सफिशिएंट, देन कोर्ट क्या करता है, अगर जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज पाई केस को कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट है, तो फिर कोर्ट आपका चार्ज फ्रेम करता है चार्जेस को, ठीक है, एंड प्रोसीड्स विद द ट्रायल।
ऑन द कॉन्ट्री, अगर जजेस को ये लगता है कि मटेरियल इनसफिशिएंट है for proceeding against the accused, then the judge discharges the accused and record the reasons for doing so, right? और आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल ट्रायल है वो स्टार्ट होता है ओनली, एक तो ये आई हैव टू मैनेज ये सब कुछ ऑन माई ओन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मोबाइल इधर उधर हो जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो या, actual trial starts only after the charge has been framed and the stage preceding the trial is called inquiry. इससे पहले जो भी चीज होती है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब करना, वो सब आपकी इंक्वायरी में आता है. एंड जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तभी से आपका एक्चुअल ट्रायल स्टार्ट होता है. उसके बाद क्या होता है, सफिशिएंट है तो चार्ज फ्रेम कर दिया, फिर आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस को लाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस. ठीक है. सो प्रोसिक्यूशन, अगेन प्रोसिक्यूशन वो है जो कि बोल रहा है कि इसने हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा किया है, राइट. देन हम अक्यूज्ड की स्टेटमेंट लेते हैं कि उसने इस पे क्या रिप्लाई किया है. देन डिफेंस एविडेंस एक होता है, बट यूजुअली हमारे इंडिया में क्या होता है ना, केवल विक्टिम्स को सारे एविडेंस प्रेजेंट करने होते हैं. सारे एविडेंस प्रेजेंट कर करके ये दिखाना है कि ये वो है, तो ये ज्यादा खासा इंडिया में इसका कोई रोल नहीं है. बट यार, दिस इज ऑल्सो अ स्टेज जहां पे डिफेंस अपने एविडेंस को दिखाता है कि वो सही है. देन फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड फाइनली जो जज होते हैं वो जजमेंट दे देते हैं. उसके बाद हमने सोर्सेज की जो बात की थी, तीसरा सोर्स था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872. नाउ ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है, राइट, जिसमें ये कहता है कि जो भी एविडेंस है, एविडेंस जो कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट, मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर एट हैंड. यानी कि जिस मैटर पे बात हो रही है, जो मैटर है, आप उसी से रिलेटेड एविडेंस दीजिए, कुछ भी किसी और चीज के एविडेंस नहीं चाहिए. फिर क्या कहता है कि हियर से एविडेंस, कि हाँ मैंने ये सुना था इसको कहते हुए, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड. एंड हर केसेस में बेस्ट एविडेंस देना चाहिए. अब बेस्ट एविडेंस यहाँ पे ये नहीं होता कि हाँ जो बेस्टेस्ट एविडेंस उस केस को सूट करेगा. बेस्ट एविडेंस इज द एविडेंस जो कि पार्टी के पास है, सबसे बेटर एविडेंस that the party can have, उसे हम कहते हैं बेस्ट एविडेंस, एंड नॉट द पूरा स्टैंडर्ड लिटरल बेस्ट. ओके. देन इंडियन एविडेंस एक्ट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 डील करता है विद द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि फैक्ट्स जो हैं, जो प्रेजेंट किए हैं बिफोर द कोर्ट केस को आर्ग्यू करने के लिए, कितने रेलेवेंट हैं. पार्ट 2 डील करता है कि आप इन फैक्ट्स को अगर ले आए तो इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको उन्हें प्रूव करना है. और पार्ट 3 डील करता है विद द प्रोसीजर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड द इफेक्ट्स ऑफ एविडेंस, कि आप किस तरीके से एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट एंड वो एविडेंस का कैसे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली इट. अब इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका सेक्शन 17 से 31 डील करता है एडमिशन से, एंड सेक्शन 24 से 30 डील करता है विद कन्फेशन. ठीक है. अब सेक्शन 24 में पहली बार टर्म कन्फेशन को यूज किया गया था. अब एडमिशन और कन्फेशन क्या है ये जान लेते हैं. Confession is a statement made by an accused person which is sought to be proved against him in criminal proceeding to establish the commission of an offence by him. तो यानी कि आप कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ आपने ये किया. ठीक है. एडमिशन क्या है? Civil transaction and comprises all statements amounting to admission defined under section 17 and made by person mentioned under section 18, 19 and 20. So basically admission आपका केवल involve करता है civil transaction और सभी statements को, जो कि admission amount करते हैं under section 17. अब ये दिया नहीं है तो you don't need to go to section 17 and understand what it is. Confession को अगर आप deliberately and voluntarily कर रहे हैं then इसे accept किया जा सकता है as conclusive. फोर्स नहीं कर सकते आप कि आप खुद से, मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नहीं कर सकते आप. अगर वो खुद से करना चाह रहे हैं कन्फेशन तभी कन्फेशन होता है. एडमिशंस कंक्लूसिव नहीं है, यानी कि आप उससे ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि हाँ अब ये लोग हैं, इसने मतलब कन्फेशन में क्या होता है, इसने बोला है तो ऑब्वियसली किया है. एडमिशन में नहीं हो सकता कि हाँ एडमिशन हुआ है तो मतलब हाँ यही है. एडमिशन में आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी. कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट. Admission may be used on behalf of the person making it, right? So these are a few points that you can read, but उतने relevant नहीं है ये.
देन हमें इस चैप्टर में बताया गया है अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन. सो कन्फेशन 3 तरीके के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड कॉन्वर्सेशन टू वन सेल्फ. सो जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो कन्फेशन आप मजिस्ट्रेट के सामने बना रहे हैं, ठीक है. सो वो सब आपके जुडिशियल कन्फेशन हो जाते हैं. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, सो बेसिकली जुडिशियल कन्फेशन आप जान लीजिए मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने बना रहे हैं. सो बेसिकली आप एक जुडिशियल अथॉरिटी के सामने बना रहे हैं, सो वो जुडिशियल कन्फेशन है. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है ए इज ए को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने बी को मारा, तो वो सी को बता रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने सोचा और ऐसा ऐसा मार दिया. तो ए का जो सी के साथ कॉन्वर्जेशन है, यानी कि ए का जो किसी और इंसान के साथ कॉन्वर्जेशन है, वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाता है. एंड कॉन्वर्जेशन टू वन सेल्फ ओवरहर्ड बाय अनदर इज अनदर फॉर्म ऑफ कन्फेशन. दैट इज अपने आप में एक अभी बात कर रहा हो कि हाँ मैंने नहीं मतलब गलत किया. वी यूजली डू दैट, हम अपने आप से बातें करते हैं, और अगर किसी ने सुन लिया और वो बताता है कि हाँ मैंने ये बोलते हुए इसको सुन लिया, तो वो भी एक कन्फेशन है. ये जो थर्ड टाइप का कन्फेशन है ये साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में आपको देखने को मिलेगा. तो कौन से केस में स्टैब्लिश किया गया दैट इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन, दैट इज साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. दैट्स इट फॉर द चैप्टर. द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव ऑफ दिस चैप्टर is this crimes under special and local laws. Again, this is also not necessary to be done. That's it for today's video. I hope you liked it, and do tell me which chapter you want me to cover next. Thank you so much.